अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन ही एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों मौजूद होता है। तो बेटा हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं और जिस्म है जो सेल्स अंदर वाली साइड पे पाए जाते हैं जो बिल्कुल इन्वायरमेंट है साथ बराह रास्त राबते में नहीं होते। मिसाल देता हूँ, ये वाले सेल जो हैं ये बाहर इन्वायरमेंट है साथ राबते में है, तो ये सेल तो डिफ्यूजन से भी अपना मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं इनसाइड या आउटसाइड द सेल। लेकिन जो सेल जिस्म है अंदर पाए जाते हैं वो बराह रास्त इन्वायरमेंट से राबते में नहीं होते। इस वजह से उनके लिए मटेरियल ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है और वो मीडियम हमें देता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है अंदर जो मीडियम है वो है ब्लड, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए जरूरी होता है। अब मटेरियल कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये सारे जो मटेरियल है बॉडी से इनसाइड या आउटसाइड मूव करवाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ही जरूरत होती है। तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईच सेल डज नॉट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, so blood in circulatory system used to transport different materials in body of a living organism। तो ये वजह है जिसके लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही जरूरत पड़ती है। सवाल नंबर 2 है, व्हाट आर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉल्ड। दिल में जब कंट्रैक्शन होती है, दिल है जब मसल फटते हैं या दिल है मसल जब फैलते हैं, तो इसके लिए बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनका मतलब बताएं। तो बेटा कंट्रैक्शन के लिए जो टर्म यूज होती है वो है सिस्टोल। अगर एट्रिया सिस्टोल करे है, यानी एट्रिया जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जब ये कंट्रैक्शन करते हैं तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है एट्रियल सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होती है वो है डायास्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डायास्टोल, इसी तरह वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायास्टोल। तो जो सिस्टोल टर्म है ये सुखड़ने के लिए कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जो डायास्टोल है ये फैलने के लिए या रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इस्तेमाल होती हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, वेयर इज द एसे नोड, एवी नोड, पुरफिंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज। यानी उसने सवाल में पूछा हुआ है ये चारों चीजें जो हैं वो दिल में कहाँ पे पाई जाती हैं, दिल में इनकी लोकेशन बताएं। तो पहले नंबर पे इसने एसे नोड पूछा हुआ है। एसे नोड जो होता है ये एसे नोड राइट एट्रियम ही अपर वाल, यानी ये दिल है राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम है अपर वाली साइड पे, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये नीचे राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम ही ये जो अपर वाल होती है यहाँ पर ऐसे नोड होता है, तो इन द वाल ऑफ राइट एट्रियम। इसी तरह एवी नोड जो है ये है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये एट्रिया और वेंट्रिकल जो है दरमियान में ये जो यहाँ पे मौजूद होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल ये प्रेजेंट होता है। पुरफिंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज ये पाया जाता है दोनों वेंट्रिकल जो है दरमियान में यहाँ पर, तो ये दोनों वेंट्रिकल जो है दरमियान में पाया जाता है और ये पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टू वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल है दरमियान में पाया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी इम्पल्स कंडक्शन जो नर्व इम्पल्स आती है जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का बायस बनती है उसके लिए ये जरूरी होता है और ये दोनों वेंट्रिकल्स है दरमियान में पाई जाती हैं।
नंबर 4th शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द पुरफिंजी फाइबर मोर रैपिडली देन मसल फाइबर। अब ये जो पोटेंशियल फाइबर है, ये पोटेंशियल फाइबर है, ये यानी पोटेंशियल ट्रेवल करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स हो। उसने पूछा हुआ पुरफिंजी फाइबर में नर्व इम्पल्स ज्यादा तेजी से चलती है, मसल फाइबर में ये कम तेजी से चलती है, तो इसमें मसल फाइबर क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं, यानी पुरफिंजी फाइबर है अंदर तो ये तेजी से चलती है। अब पुरफिंजी फाइबर जो है वो नेचर ने इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि उन्हें अंदर से नर्व इम्पल्स जो है वो इजीली और जल्दी ट्रांसमिट होती है। अब आपको पता है एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी दिल है सुखड़ने और फैलने के दौरान उसे जल्दी चाहिए होती है, यानी वो इंतजार नहीं करता, डिले नहीं करता। अदरवाइज तो फिर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी हो आहिस्ता से डिस्ट्रीब्यूट हो, आहिस्ता हो जाए, स्लो हो जाए, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो हर सेल के लिए पॉसिबल ना हो। तो इसलिए नेचर ने पुरफिंजी फाइबर इस तरह स्पेशलाइज डिजाइन किए हैं तो ये नर्व इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो तेजी से रैपिडली इसमें ट्रेवल करे और मसल फाइबर ही निस्बत। तो आंसर है पुरफिंजी फाइबर आर स्पेशलाइज्ड cell for conduction of electrical impulse to ventricular contraction। Number 5 short question है, name the arteries supply the blood to heart। अब ब्लड वेसल तीन तरह ही होती हैं जिसम में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये जिसम हो ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसम हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। वेन्स जो हैं ये जिसम से ब्लड हो लेकर वापस दिल ही तरफ आती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं। यहाँ पे उसने सवाल में पूछा वो आर्टरीज बताएं जो दिल है टिश्यूज हो, जो दिल है सेल्स हो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं यानी ब्लड वेसल जो जिस्म ही तरफ ब्लड हो ले जाती हैं वो होती आर्टरीज ही हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों है ये दिल है सेल्स हो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो इन आर्टरीज का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। आगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स है अंदर आपने यूनिट एरिया लेना। यूनिट है मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेना है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ऊपर ब्लड जितना फोर्स लगाया है, जितना जोर मारे है ब्लड वेसल ही दीवार के साथ जितने जोर से टच हो वो फोर्स जो है ब्लड प्रेशर होती है। नंबर 7 वाई ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये जो ऊपर राइट एट्रियम ही वाल है ऊपर, ये जो ऐसे नोड है इसे हम पेस मेकर क्यों बोलते हैं, यानी ये दिल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही जो स्पीड है उसे कंट्रोल करता है। द ऐसे नोड इनिशिएट द हार्ट बीट। ये दिल ही धड़कन हो शुरू करने में ऐसे नोड का रोल होता है। तो ऐसे नोड जो है वो इनिशिएट करवाता है हार्ट बीट। तो जितनी ये इनिशिएट करे है उतनी उसकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे नोड हो जो है वो हार्ट हा पेस मेकर बुलाया जाता है। द ऐसे नोड इनिशिएट द हार्ट बीट सेटिंग द पेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। पेस का मतलब होता है स्पीड, यानी दिल है सुखड़ने और फैलने की जो स्पीड है उसको कंट्रोल सेट ये ऐसे नोड करता है। नंबर 8 क्वेश्चन व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल में जब एक दफा एट्रिया सुखड़ जाए और एक दफा वेंट्रिकल सुखड़ है दोबारा रिलैक्स हो जाए, यानी एट्रिया सुखड़े और रिलैक्स हो जाए, वेंट्रिकल सुखड़े और रिलैक्स हो जाए, ये दोनों मिला के हम एक कंप्लीट हार्ट बीट बोलते हैं। और एक हार्ट बीट हो एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। 1 complete heartbeat is called 1 cardiac cycle including of contraction of atria and ventricle, यानी एक दफा एट्रिया कंट्रैक्ट हुए
ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। अब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुए तो ब्लड जो है जिधर जाना था फेफड़ों की तरफ या फिर जिस्म की तरफ जाना था वो चला गया। अब ये चारों खाने जो है वो दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जितना टाइम लगता है, और ये इसकी एक हार्ट बीट है, और एक हार्ट बीट का नाम है एक कार्डियक साइकिल। नंबर 9, व्हाट इज द आर्टेरियल पल्स? आर्टेरियल पल्स, व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट? आर्टेरियल पल्स उसे हम बोलते हैं जब ब्लड आर्टरी में जाता है, और आर्टरी ही जब वाल्व होती हैं वो फैल जाती हैं, ब्लड वेसल फैल जाती हैं, उस फैलने को हम बोलते हैं आर्टेरियल पल्स। Rhythmic expansion of arteries due to blood flow, blood flow ही वजह से, ब्लड है बहने ही वजह से आर्टरीज ही दीवारों में जो एक्सपेंशन आती है, जो फैलाव आता है, उसे हम बोलते हैं आर्टेरियल पल्स। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट? नॉर्मल पल्स रेट जो है यानी एक नॉर्मल अडल्ट यानी एक नॉर्मल बालिग इंसान में 60 से 100 हार्ट बीट जो है ये पर मिनट होती हैं। तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट। नंबर 10 क्वेश्चन, व्हाई एवी नोड एसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ हार्ट? ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये वाला एवी नोड जो है ये क्यों जरूरी है फॉर कंडक्शन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में हार्ट बीट के लिए ये क्यों जरूरी है? तो हार्ट बीट के लिए ये इसलिए जरूरी होता है, ये जो ऐसे नोड होता है ये जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करता है तो इस दौरान राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये कंट्रैक्शन होते हैं। अब ये जो नर्व इंपल्स यहाँ से होती हुई ये एवी नोड है पास आती है ऐसे नोड से, तो ऐसे नोड से एवी नोड है पास है पहुंचने में डिले हो जाता है। तो इसलिए आगे जब वेंट्रिकल जो है वो एट्रिया ही निस्बत बड़े चैम्बर्स हैं, इन्होंने या तो ब्लड फेफड़ों को भेजना होता है या फिर ब्लड पूरे जिस्म को भेजना होता है। तो इन ही जो कंट्रैक्शन के लिए नर्व इम्पल्स का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। तो द एवी नोड डिलेज द इम्पल्स, जब भी एवी नोड डिले करेगा नर्व इम्पल्स को, अलाउइंग द एट्रिया फुली कंट्रैक्ट, जिसकी वजह से एट्रिया जो होते हैं ये फुली कंट्रैक्ट रहते हैं बिफोर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल है कंट्रैक्शन से पहले एट्रिया है रिलैक्स होना लाजमी होता है। तो जब एवी नोड है पास डिले हो जाएगी, इसका मतलब है एट्रिया ज्यादा देर कंट्रैक्शन रहेगी, नर्व इम्पल्स इसी एरिया में ज्यादा देर रहेगी तो एट्रिया ज्यादा देर कंट्रैक्ट रहे। एवी नोड है पास इम्पल्स पहुंचे ही तो एवी नोड जो है वो आगे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करवाएगा। तो इससे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं और ये ज्यादा देर रहे हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल ज्यादातर एक्सपैंड रहते हैं, एट्रिया कंट्रैक्ट रहते हैं। तो इसलिए कंडक्शन ऑफ हार्ट जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो एवी नोड जरूरी होते हैं फॉर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्क एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें अंदर मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल जो ल्यूमन होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड वेसल ल्यूमन नैरो होता है तो उसमें से ब्लड हो पास होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसकी वजह से फिर जब एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा होती है, वहां से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर है चांसेस बढ़ते हैं, और एंजाइना पेक्टोरिस के चांसेस जो है वो पहले ही निस्बत ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई कैन यू फील पल्स इन आर्टरीज? अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये लंबा था, इसलिए मैंने इसका पहला पोर्शन जो है वो लिख दिया और दूसरे पोर्शन ही जहाँ पे डॉट्स लगाए हैं। दूसरा पोर्शन ये था है, अगर आप पल्स फील करते हैं आर्टरीज से तो आप वेन्स से क्यों नहीं पल्स फील करते? यानी ये जो हम हार्ट बीट हो यहाँ से चेक करते हैं, ये हम आर्टरी पे हाथ रखते हैं, अपनी नब्ज जो है वो वेन से क्यों नहीं चेक करते? अगर वेन से हम नहीं चेक करते तो इसकी वजह क्या है?
तो पहले तो सुने आर्टरी से हम क्यों नब्ज जो है वो चेक करते हैं। पहली वजह, यू फील पल्स इन आर्टरीज ड्यू टू रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लड आर्टरीज। एक तो ब्लड आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इजीली मैयर हो जाता है, और दूसरे जो है इसके अंदर वेल्व नहीं होते, इसलिए ब्लड है जो पास होने में रुकावट नहीं होती, बल्कि ब्लड जो है वो स्मूथली मूव करता है और ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली मैयर हो जाता है, जिसकी वजह से रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लड आर्टरीज। इसमें रिदमिक यानी तरतीब से जो है वो ब्लड चलता है और ब्लड प्रेशर जो है इजीली मैयर हो जाता है, इसलिए हम ब्लड आर्टरी से जब भी अपनी नब्ज चेक करते हैं ब्लड आर्टरी से चेक करते हैं। नंबर 2, वेन से हम क्यों चेक करते हैं। वेन्स हैव लो ब्लड प्रेशर। वेन्स दरअसल ब्लड को ला रही होती हैं जिस्म है निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से से दिल की तरफ। अब निचले वाले हिस्से से अगर आपको पता है ब्लड ऊपर आ रहा है तो नीचे से ग्रेविटी उसे वापस भी खींच रही है, तो उस पर डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है और वेन्स जो है वो उसे अपवर्ड ले जा रही हैं। तो इसकी वजह से उसकी जो स्पीड है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो थोड़ा हो जाएगा। तो जब थोड़ा हो जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। अब सवाल पे ये पैदा होता है, अगर ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड फ्लो कम है, तो ब्लड ऊपर कैसे आता है। तो दरअसल वेन्स की जो दीवारें होती हैं उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, वो भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। दूसरे नंबर पर इन्हें अंदर वेन्स के अंदर वेल्व होते हैं। ये वेल्व वो रुकावटें हैं जो ब्लड को नीचे नहीं आने देते। वेल्व जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो वेन्स हैव लो ब्लड प्रेशर एंड रिलाई ऑन वेल्व्स एंड स्केलेटल मसल्स। नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थ्रोम्बस, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है। तो पहले नंबर पर थ्रोम्बस है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स है अंदर जब कोई मटेरियल जमा होना शुरू हो जाए और जमा होता होता एक लोथड़ा सा बन जाए और वो ब्लॉक कर दे उस ब्लड आर्टरी हो या ब्लड वेन हो और ब्लड पास ना होने दे, जिसकी वजह से उससे अगले जो टिश्यूज होते हैं उन्हें पास ब्लड नहीं पहुंचता और वो टिश्यूज जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स इज नोन एज थ्रोम्बस। अब डिफरेंशिएट है, थ्रोम्बस जो होता है वो एक ही जगह पे मटेरियल जमा होता रहता है, वहीं पे बनता है, वहीं पे रास्ता ब्लॉक कर देता है और ब्लड को पास नहीं होने देता। एम्बोलस ये होता है एक दफा लोथड़ा बना तो मटेरियल जमा हुआ, लोथड़ा बना, अब वो लोथड़ा जो है वो इतना छोटा था या वो ब्लड स्ट्रीम है साथ ब्लड प्रेशर है साथ वो एक वेसल से किसी दूसरी वेसल में ट्रांसलोकेट हो गया। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म और उस क्लॉट को बोलते हैं जो ब्लड स्ट्रीम है साथ ट्रेवल करता है, इसे हम बोलते हैं एम्बोलस। ये टाइम है साथ साथ ये भी बड़ा होता रहता है और एम्बोलस जो है ये भी थ्रोम्बस में चेंज हो जाता है। थ्रोम्बस ही होता है लेकिन एम्बोलस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ ये भी थ्रोम्बस में चेंज हो जाता है। नंबर 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कॉज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें आंसर है हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग। ये वो वाले अवामल हैं जिनकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये होता है ये आर्टरीज है अंदर ल्यूमन है अंदर मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है जिससे ल्यूमन है कम हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये होता है स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से जो वॉल ऑफ आर्टरीज हैं इनकी जो अंदर इलास्टिसिटी है ये टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वॉल जो है वो सख्त हो जाती हैं ब्लड आर्टरीज ही, जिसकी वजह से ब्लड आर्टरीज ही जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो मुतासर होती है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस का बायस बनते हैं। लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
करोनरी बाईपास, यानी आपने हार्ट ही बाईपास करना है, उससे फवायद और नुकसानात बताएं। फवायद में ये आ जाता है, आप जो चेस्ट में पेन हो रही होती है हार्ट अटैक होने की वजह से जो चेस्ट पेन होती है वो कम हो जाती है करोनरी बाईपास से, या कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, या एलिमिनेट हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है वो भी खत्म हो जाती है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब करोनरी बाईपास से होता ये है, आपके जो हार्ट है वो साफ कर दिया जाता है, उसके अंदर जो भी मटेरियल जमा हुआ है वो साफ कर दिया जाता है, जो भी उसमें डिफेक्ट है नुक्स है वो खत्म कर दिया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और आसानी से पहुंचता है। जब हर टिश्यू के पास ब्लड तेजी से और आसानी से पहुंचे है तो वो सेल अपना फंक्शन जो है वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो आसानी से होता है। तो इससे आपका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होता है, पहले से बेहतर होता है। रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इससे दिल है जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसमें डिसएडवांटेज जो नुकसान है वो है सर्जिकल रिस्क, दौरान ऑपरेशन जो है वो मरीज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ करोनरी बाईपास, यानी करोनरी बाईपास के फवायद और नुकसानात की लिस्ट बनाएं। तो पहले जो फायदे हैं, एलिमिनेट द चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है। जब करोनरी बाईपास हो जाता है, दिलहा बाईपास हो जाता है, तो उसके बाद चेस्ट पेन या तो खत्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, यानी या पहले ही निस्बत कम हो जाए या बिल्कुल चेस्ट पेन जो है वो खत्म हो जाए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, जब जिस्म है तमाम हिस्सों हो ब्लड जो है वो आसानी से और तेजी से पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी इजी हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मसलन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म है हर सेल हो पहुंचे ही, तो उससे जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो भी आसान हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हर सेल है पास ब्लड पहुंच रहा है, ब्लड हार्ट जो है वो तेजी से पंप हार रहा है, जिस्म है हर सेल हर टिश्यू हो ब्लड आसानी से मिल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हर सेल है अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी तेजी से और आसानी से होता है। जब मेटाबॉलिज्म अपना सही से होता है तो फिर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होता है। रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, यानी दिल है जो दौरे है चांसेस हार्ट अटैक जो है इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब हार्ट इश्यूज हो ब्लड जो है वो इजीली पहुंचता है तो फिर ये जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं ये भी कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात में जो पहला नुकसान होता है वो ये है सर्जिकल रिस्क, दौरान ऑपरेशन किसी डॉक्टर की गलती की वजह से या किसी और वजह से जो है वो, या आप मरीज ही इतनी बड़ी उम्र है वो ऑपरेशन जो है वो अफोर्ड ही नहीं करता, तो इस वजह से सर्जिकल रिस्क के वजह से वो अल्लाह प्यारा भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो है रिकवरी टाइम, जब एक दफा करोनरी बाईपास हो जाता है तो रिकवरी में टाइम लेता है, यानी उसे दोबारा आराम आने में और बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ मूव होने में उसे टाइम लगता है, रिकवरी पीरियड ज्यादा होता है। और सर्जिकल जो है सर्जरी जो है ये कॉस्टली पड़ती है, यानी ये एक्सपेंसिव होती है। तो इस तरह 15 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें और दोबारा फिर जो है वो 5 सवाल दोबारा करते हैं। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लिस्ट द चेंजेस इन लाइफस्टाइल दैट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी दिल है मसाइल जो होते हैं और इसके अलावा जो है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की वजह से जो लाइफ में चेंजेस आती हैं उनसे बचने के लिए और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो अवामल हमें अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर करने चाहिए उन्हें लिस्ट बनाएं। तो लिस्ट में है एक्सरसाइज रेगुलरली, आप रोजाना जो है वो वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। मेंटेन बॉडी वेट, यानी जितनी आपकी एज है उम्र है उस हिसाब से जो जिस्म का वजन है बॉडी वेट है वो मेंटेन करना लाजमी होता है। लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन,
आप जो है ये अल्कोहल जो है वो शराब जो है वो कम से कम पिए या ना पिए। इसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग, आप तंबाकू नोशी जो है, सिगरेट पीना जो है वो बंद कर दें। ये सारे फैक्टर जो हैं जब आप इन पे कंट्रोल कर लें हैं तो आपको जो है वो हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम जो है वो उनमें भी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर फीचर्स ऑफ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरह इंसान है अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसी तरह साइड पे लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड वेसल्स है अंदर ब्लड मूव हो रहा होता है, ब्लड पास हो रहा होता है नालियों में से, तो उस दौरान जो है वो ब्लड लीक आउट हो है, यानी ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है अंदर जो मटेरियल होता है यानी साल्ट्स, एक्सेस वाटर यानी फ्लूइड जो है वो वहां से लीक आउट हो है, वो चला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जो बिटवीन द सेल्स जो स्पेस पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये ब्लड जो है ब्लड वेसल से लीक आउट हो है मटेरियल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है। तो अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसके फीचर बताए हैं, इसके जो खसूसियात हैं वो बताएं, ये जिस्म में क्यों जरूरी है। तो प्ले रोल इन इम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये जानदार ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत में रोल प्ले करता है। तो इस तरह प्ले करता है रिमूवल ऑफ पैथोजन। अब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ यानी फ्लूइड होता है। अब ये जो लिम्फ नोड है ना, यहाँ पर पैथोजन हो फिल्टर कर लिया जाता है, यानी ब्लड हो वहां पे फिल्टर कर है, ब्लड अलहदा कर दिया जाता है, उसमें जो पैथोजन है जो बीमारी पैदा करने वाले जानदार हैं उन्हें फिल्टर कर है अलहदा कर लिया जाता है। ये काम होता है लिम्फ नोड है ऊपर। इम्यून सेल सर्कुलेशन, जब लिम्फेटिक वेसल्स है अंदर लिम्फ मूव होता है तो इस दौरान काफी सारे जो इम्यून सेल क़ुव्वत मुदाफ़ियत में रोल प्ले करने वाले सेल भी जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में मूव होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में मूव होते हैं। अब उनमें लिम्फोसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये सारे जो हैं ये दरअसल WBC ही टाइप्स हैं। तो ये सारे इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और ये इम्यून सेल सर्कुलेशन है, यानी जहां पर इनकी जरूरत होती है लिम्फ वेसल है अंदर मूव हो है वहां पे चले जाते हैं। एक्टिवेट इम्यून सेल, अब इम्यून सेल में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, इन दो लिम्फोसाइट का असल में काम होता है पैथोजन को मारना और बीमारी से बचाना। तो इनको पहले एक्टिवेट किया जाता है, उसके बाद ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वो मटेरियल जो ब्लड वेसल से लीक आउट हो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आया हुआ है, उसे दोबारा जो है वो लिम्फ कैपिलरीज के जरिए से लिम्फ वेसल में डालना और लिम्फ वेसल्स दोबारा ब्लड वेसल्स में उस जो लीक आउट मटेरियल है उसे दोबारा ब्लड वेसल में पहुंचाना जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो इस तरह ये बैलेंस ऑफ फ्लूइड में भी रोल प्ले करता है। नंबर 18 शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंडेंट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। तो जिस तरह पहले शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है जो ब्लड वेसल से मटेरियल लीक आउट हो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आया होता है, ये दिन में काफी मटेरियल जो है वो लीटर्स की फॉर्म में जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो अब एक दिन में लीटर्स ऑफ मटेरियल जो है ये लीक आउट हुआ हो ब्लड वेसल से, इस मटेरियल जो लीक आउट हुआ है इसे दोबारा ब्लड वेसल में यानी ब्लड का हिस्सा बनाना है। तो पहले इंटरस्टिशियल स्पेसेस है अंदर लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, वो कलेक्ट करती हैं, सारा जमा कर लेती हैं, सारा जो है लिम्फ जो है वो फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में जो लीक आउट हुआ है लिम्फ जो है उसे जमा कर लेती हैं। जमा करने के बाद लिम्फ कैपिलरीज जो है वो लिम्फ वेसल है हवाले करती हैं। लिम्फ वेसल जो है वो मूव करवाती हुई ब्लड वेसल से अंदर जाके वो मटेरियल दोबारा
ब्लड है हवाले कार आती हैं। इस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो असल में लिम्फेटिक सिस्टम है ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो मटेरियल लीक आउट हुआ है उसे दोबारा वापस लाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम का सहारा लेता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स टू रिटर्न एक्सेस फ्लूइड इन ब्लड वेसल्स फॉर बैलेंस बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड हो मेंटेन करने के लिए जो एक्सेस मटेरियल जो लीक आउट हुआ था उसे दोबारा रिटर्न करने में वापस करने में लिम्फेटिक सिस्टम का रोल है। नंबर 19 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेट व्हाई द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज कॉज ऑफ कंसर्न। अब कॉज ऑफ कंसर्न ये होता है जब आपको स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो आप उस सूजन हो आम चीज ना समझे, बल्कि वो सूजन है किसी चीज ही अलामत है। जिस्म में किसी जगह पे सूजन हो जाती है तो आप इसे आम चीज ना समझें, बल्कि ये सूजन जो है जब लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड जो है वो स्वेलो हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये चीज बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेट करते हैं ये इन्फेक्शन हो, कैंसर और इन्फ्लेमेशन, यानी है वहां पे लिम्फ नोड में जो सूजन हुई है उसकी वजह से या तो उस एरिया में कोई इन्फेक्शन पाया जा रहा है, आप इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाएं, कैंसर भी हो सकती है वहां पर, या फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए। सो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज कॉज ऑफ कंसर्न। तो जैसे ही ये सूजन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये वजह बनती है किसी चीज का यहाँ पे जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, डिजीज पैदा हो रही है, तो आप इसका इलाज फरमाएं। यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है। नंबर 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने 5-6 डिफरेंस पूछे हुए हैं। तो नंबर 1 है बाइसेप्सिड वेल्व एंड ट्राइसेप्सिड वेल्व। बाइसेप्सिड वेल्व जो है इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वेल्व। ट्राइसेप्सिड हो, ट्राइसेप्सिड ही बोलते हैं, बाइसेप्सिड हो दूसरा नाम है मिट्रल वेल्व। इसके अलावा बाइसेप्सिड वेल्व जो होता है ये बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी है ये दिल है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है दरमियान में यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है इसका नाम है बाइसेप्सिड वाल्व। ट्राइसेप्सिड वाल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, यहाँ दरमियान यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद है सिस्टोल एंड डायास्टोल में डिफरेंस। सिस्टोल जो है जब भी हार्ट का कोई सा भी चैम्बर जो है कंट्रैक्शन करता है तो कंट्रैक्शन के लिए टर्म यूज होती है सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन होती है तो डायास्टोल। अब एट्रिया हर कंट्रैक्शन करते हैं एट अ टाइम करते हैं, एट्रिया भी एट अ टाइम करते हैं कंट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स भी। जब ये दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम सेम टाइम पे कंट्रैक्शन करे हैं तो हम इसे नाम देते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जब ये दोनों एक ही टाइम पे रिलैक्स करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एट्रियल डायास्टोल। और इसी तरह जब सेम टाइम पे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब ये रिलैक्सेशन करते हैं तो वेंट्रिकुलर डायास्टोल। और अगर किसी जगह पर सिर्फ टर्म यूज हो जाए सिस्टोल, यानी उसके पीछे एट्रिया या वेंट्रिकल हा लफज ना हो, तो सिर्फ सिस्टोल हा लफज आए, तो फिर आपने अंडरस्टूड बात है वो हमेशा वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही बात करेगा। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है एसए नोड और एवी नोड में डिफरेंस। एसए नोड का नाम है, पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड का पूरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद ऐसे नोड जो है ये राइट एट्रियम ही यहाँ पे ऊपर वाली दीवार में मौजूद होता है ऐसे नोड। एवी नोड जो होता है ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर जो है दरमियान में पाया जाता है, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स।
अब जो हार्ट बीट हो शुरू करवाना है वो ऐसे नोड है जिम्मे है, यानी नर्व इम्पल्स जो इनिशिएट करवाता है, जो कंट्रैक्शन हो इनिशिएट करवाता है वो ऐसे नोड है। एवी नोड जो होता है ये ऐसे नोड पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स एवी नोड है पास आती हैं। एवी नोड जो है फिर आगे पूरे वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, तो ये डिपेंड करता है ऐसे नोड पे। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है पी वेव ऑफ ईसीजी एंड टी वेव ऑफ ईसीजी। पी वेव इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होता है सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन। जब एट्रिया कंट्रैक्शन करते हैं तो पी वेव बनती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब टी वेव बनती है तो वो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकल दोबारा सफड़ने के बाद दोबारा एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं, तो उस दौरान टी वेव बनती है ईसीजी में। तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन टी वेव। नंबर 5 पे डिफरेंस पूछा जाता है ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज। जिस तरह आपको पता है ब्लड वेसल 3 तरह ही है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। कैपिलरीज वो फाइनेस्ट ट्यूब्यूल हैं जहां पर रेड ब्लड सेल जो है वो 1 बाय 1 पास होते हैं, यानी एक लाइन में ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल जो है वो मूव होते हैं लाइन में। इतना कम डायामीटर होता है इसमें रेड ब्लड सेल जो है ये 1 बाय 1 पास हो रहे होते हैं। ये दरअसल 1 बाय 1 पास करवाने का मतलब ये है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज है ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड हो जमा करती हैं, जमा करने के बाद ये लिम्फ वेसल्स हो देती हैं। लिम्फ वेसल जो है वो ब्लड वेसल्स हो जाके देता है। तो यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल है दरमियान में जगह पाई जाती है, उस जगह में जो ब्लड वेसल से ब्लड लीक आउट है वहां पे आया, उसे दोबारा एब्जॉर्ब करना, उसे दोबारा अपने अंदर जमा करना और जमा कर ब्लड है हवाले पहुंचाना जो है वो लिम्फ कैपिलरीज है जिम्मे है। तो लेफ्ट एक्सेस फ्लूइड एंड रिटर्न टू ब्लड वेसल्स। नंबर 6 पे डिफरेंस है बैरो रिसेप्टर एंड वॉल्यूम रिसेप्टर। ये बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर में जब चेंज आती है, ब्लड प्रेशर अप होता है या डाउन होता है, तो ब्लड प्रेशर में जो चेंज होती है उसकी डिटेक्शन के लिए, उसे सेंस करने के लिए, उसे जानने पहचानने के लिए बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे जिस्म में। ये सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर चेंज हो। वॉल्यूम रिसेप्टर, वॉल्यूम रिसेप्टर जो होती हैं ये जब ब्लड जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होने वाले उसे सेंस करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो वॉल्यूम रिसेप्टर होते हैं, जो ब्लड वॉल्यूम चेंज होने को सेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर ही जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हल करें हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।